नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम बजट न्यू इंडिया में। मैं हूं निखिल सिंह और ये खास कार्यक्रम हम पेश कर रहे हैं पूर्वी भारत के सबसे बड़े शहर पश्चिम बंगाल की राजधानी सिटी ऑफ जॉय कोलकाता के रविंद्र भारती विश्वविद्यालय के जोड़ा सांको ठाकुर बाड़ी परिसर से। ये स्थान बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था और वहीं पर वो उनकी मृत्यु भी हुई थी। ये कार्यक्रम खास है, ये जगह खास है और हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो आने वाला बजट है उससे लोगों की क्या उम्मीदें हैं। ये आम बजट कई मायनों में खास होने जा रहा है। खास इसलिए भी क्योंकि ये जीएसटी के बाद का पहला बजट होगा। खास इसलिए भी क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार की जो मौजूदा कार्यकाल है उसका ये आखिरी पूर्ण बजट होगा। तो क्या कुछ कोलकाता के लोग सोचते हैं, पश्चिम बंगाल के लोग सोचते हैं इस बजट को लेकर के? जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं वो बहुत हाई है, अर्थव्यवस्था की गति जो है वो बहुत तेज है, लेकिन इसका लाभ किस तरह से इस बजट में आम लोगों तक पहुंचेगा ये जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ढेर सारे हमारे जो युवा हैं, हमारे युवा साथी हैं रविंद्र भारती विश्वविद्यालय के, वो हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ ही साथ एमिनेंट पैनलिस्ट हैं जिनका हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ में यहाँ राजेंद्र खंडेलवाल जी हैं जो कैलकाटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। इसके साथ ही साथ हमारे साथ पवन टिबड़ेवाल जी हैं जो मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कमिटी मेंबर हैं और किस तरह से कोलकाता में और पश्चिम बंगाल में निवेश को गति मिले, किस तरह से यहाँ की इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाया जाए, इस पर इनसे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अजय अग्निहोत्री जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता और ट्रेड यूनियन लीडर हैं, वो हमारे साथ में बने हुए हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ट्रेड यूनियन की क्या समस्याएं हो सकती हैं, किस तरह से इस बजट में जो लेबर रिफॉर्म्स हैं उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ हमारे साथ प्रोफेसर विश्वनाथ चक्रवर्ती हैं जो इसी विश्वविद्यालय के गुरुजन हैं। दरअसल वो यहाँ के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं रविंद्र भारती विश्वविद्यालय के। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें उम्मीदें हैं और क्या कुछ छात्र उम्मीद कर रहे हैं, विश्वविद्यालय क्या कुछ उम्मीद कर रहा है। साथ ही साथ शुभम खैतान है जो कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री से हैं, CII से उसके प्रतिनिधि हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से उनको बजट से उम्मीदें हैं। तो सबसे पहले बजट से क्या उम्मीदें हैं? जीएसटी के बाद का सबसे पहला बजट है, क्या सोचते हैं? इससे हम शुरुआत करेंगे इस विश्वविद्यालय के ही जो प्रतिनिधि हैं हमारे प्रोफेसर विश्वनाथ चक्रवर्ती से कि क्या उम्मीदें आपको लगती हैं इस बजट से? हमारा जो एक्सपेक्टेशन है उसमें प्राइमरी एजुकेशन में और सारा ध्यान देना चाहिए। ये बजट में मोर एलोकेशन शुड बी गिवन। इसके अलावा हायर एजुकेशन में हमारा बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे यूजीसी को जो ग्रांट्स होता है, जो स्कॉलरशिप मिलता है हम लोग को, आजकल यूजीसी का बहुत सारी ग्रांट्स, स्कॉलरशिप, प्रोजेक्ट उसको बंद कर दिया गया है, उस चल रहा है नहीं। हमारा ये उम्मीद है जो और ग्रांट्स देना चाहिए और हायर एजुकेशन का और भी मजबूत करने के लिए उसको और भी रुपया देना चाहिए। दूसरा बात ये है जो हमारा जो टीचिंग लर्निंग में है उसमें स्मार्ट क्लासरूम का बहुत जरूरत है। वो प्रोजेक्ट चल रहा है अभी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन उसको और भी मदद चाहिए। स्मार्ट क्लासरूम को और मदद करना चाहिए और उसको यूज़ करने के लिए टीचर को और भी ट्रेनिंग देना चाहिए। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बजट में एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रखना चाहिए जिसका अंदर हम लोग और भी बाहर दे सकते हायर एजुकेशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। आवर एग्रीकल्चरल ग्रोथ इज ओनली 1.7% इन लास्ट 4 consecutive ईयर। सो हमारा जो एग्रीकल्चर को और भी मदद करना चाहिए। स्पेसिफिकली मेरा उम्मीद ये है, प्रत्याशा ये है जे एटलीस्ट एग्रोवेस इंडस्ट्री में सरकार को ठोस कदम थोड़ा लेना चाहिए। बजट में ऐसा कोई प्रोविजन रखना चाहिए जिससे एग्रोवेस इंडस्ट्री बढ़ावा मिले सारा देश में। वुमेन सेक्टर में थोड़ा प्रोग्राम चल रहा है स्टेट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का डेफिनेटली, बट
एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफिक प्रोग्राम और भी लेना चाहिए, बजट में उसको प्रोविजन रखना चाहिए, वुमेन को एम्पावरमेंट कैसे हो सकते और फिर उसको आगे ले जाए, हम लोग के कैसे ले जाए, उसके लिए बजट में स्पेसिफिक प्रोग्राम पॉलिसी हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। तो किस तरह से शिक्षा को आधुनिक बनाया जाए, इस पर आपका फोकस है कि आधुनिक शिक्षा दी जाए, उसके साथ ही साथ महिलाओं का सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र को बूस्ट। अग्निहोत्री जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जीएसटी के बाद का पहला बजट है, क्या उम्मीदें हैं आपको? देखिए, जीएसटी के बाद ये पहला बजट है और भारतवर्ष के लोगों को इस पर बहुत आशा है। हम लोग जिस पुण्यभूमि पर आज बैठे हुए हैं, ये कल्पना आज की नहीं, भारतवर्ष में ये कल्पना, भारतवर्ष एक महान देश बने, इसकी कल्पना सालों साल होती आ रही है। ये जो बजट सामने आने वाले दिन में जो बजट आएगा, इसकी कल्पना यहीं से ली जा सकती है कि पिछले जो बजट हुआ है उसमें भी हम लोगों ने देखा है कि आने वाले समय में हमारे, आप रेलवे का सेक्टर बोलिए, हमारे आप फिनेंशियल सेक्टर बोलिए, हमारे आप रूरल जो डेवलपमेंट जहाँ पे हो रहा है वो बोलिए, हमारे इन सब जगह पर अगर आप देखेंगे कि जहाँ पर हमारा एग्रीकल्चर, यहाँ के लिए एक विशेष ध्यान दिया जा रहा है और आने वाले दिन में हम लोग ये आशा रखते हैं कि और बड़े काम इस पे होंगे। हमारे जैसे रोड के लिए, सिर्फ रोड्स के लिए पिछले बार हम लोगों ने देखा था 64,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ था, इस बार ये एलोकेशन उससे भी ज़्यादा होने की संभावना है। तो ये सारी बात, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सरकार की ये सोच है कि आम जनता के पास में ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी जाना चाहिए, जिसके लिए अभी करीबन 1 करोड़ से ज़्यादा ये लोगों को ये घरों की सुविधा, उनके परिवारों को घरों की सुविधा मिले, इसके लिए एक विशेष प्रोग्राम चलाया जा रहा है और उसके तहत भी बड़ा एलोकेशन आने की संभावना इसमें है। तो ये जो बजट होगा संभवित बहुत अच्छा बजट होगा और आम जनता के लिए ये हंसने और खुशी वाला बजट हो। पवन साहब, आपसे जानना चाहें कि खास तौर पर अगर पश्चिम बंगाल सेंट्रिक बहुत सारी उम्मीदें लोगों को होंगी, कलकत्ता से उम्मीदें होंगी, कलकत्ता के वासियों को उम्मीदें होंगी, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद जी। मैं सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स पे आता हूँ कि इंडिविजुअल के ऊपर में ये तो एक साधारण अभी सब जगह चर्चा हो ही रही है कि इंडिविजुअल की जो टैक्स रेट है, जो मिनिमम स्लैब रेट है, वो अभी जो 2.5 लाख रुपया है उसको 4 लाख रुपया कर देनी चाहिए। उसके लिए हम लोगों को बजट पे एक्सपेक्टेशन भी है कि एटलीस्ट ये लिमिट 3.5 से 4 लाख रुपया हो जानी चाहिए। उसके बाद में जो एग्जाम्पशन लिमिट है उसमें भी हम लोग, क्योंकि 1.5 लाख रुपया अभी एज ऑन टुडे मिलती है, उसका भी हम लोग ये सोच रहे हैं और एक्सपेक्टेशन है कि 2 लाख रुपया मिनिमम होनी चाहिए लास्ट ईयर की। उसके अलावा ये ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर में आजकल क्या है कि विकसित देश के लिए 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो आपका हेल्थ, और एक एजुकेशन, और एक रिटायरमेंट। तो कोई भी गवर्नमेंट के लिए इन तीनों क्षेत्रों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आज अगर हम एजुकेशन की सोचें तो प्राइमरी एजुकेशन में जो भी हम लोगों की ट्यूशन फीस लगती है वो हम लोगों को एक एग्जाम्पशन इंडिविजुअल को मिलती है, लेकिन उसके अलावा और जो भी फीस लगती है, मान लीजिए कंप्यूटर फीस, स्पोर्ट्स फीस, उसके लिए कोई एग्जाम्पशन नहीं है। वो भी एक आज एजुकेशन के रूप में ही आती है। तो उसमें हम लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि वो भी एक लिमिट कुछ बढ़ाई जानी चाहिए। उसके अलावा हायर एजुकेशन में आज के दिन में कोई भी लिमिट, कोई भी एग्जाम्पशन नहीं है। खाली इंटरेस्ट जो हम लोग लोन ले रहे हैं उस पर इंटरेस्ट पे हम लोगों को डिडक्शन मिलता है। तो हम लोगों की ये एक्सपेक्टेशन है कि हायर एजुकेशन इज ऑल्सो मस्ट फॉर एवरीवन। सो एटलीस्ट हम लोगों को उसकी जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो रही है वो भी हम लोगों को डिडक्शन के लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड, आज हेल्थ के लिए है। हेल्थ के लिए भी मेडिकल और हेल्थ केयर में आज 40,000 रुपये की एक लिमिट हम लोगों को 80 DDB में मिली हुई है। वो लिमिट बहुत कम है। आप भी जानते हैं कि आजकल मेडिकल इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि उस लिमिट से हम लोगों का काम नहीं चलता है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बजट में कि ये लिमिट हम लोगों की बढ़नी चाहिए। उसके अलावा एक आज जो मेडिक्लेम की प्रीमियम 25,000 रुपया, आजकल कुछ नहीं है। मेडिक्लेम पॉलिसी आज सब लोगों को लेनी पड़ रही है, वो लिमिट भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ बढ़नी चाहिए। उसके अलावा एक जो मेन पॉइंट हम बताना चाहें कि डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, आज डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो कंपनी पे लग रहा है वो डबल टैक्स हो रहा है। एक हम लोग टैक्स पेमेंट कर दे रहे हैं, उसके बाद में जब डिविडेंड दे रहे हैं तो उसके ऊपर में फिर से डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ रहा है। ये तो कंपनी का प्रॉफिट है। हम लोग बजट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स शुड बी अबॉलिश्ड कंप्लीटली। लंबी चौड़ी विश लिस्ट है और उम्मीद करते हैं कि जब 1 फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट का जो पिटारा है वो निकलेगा तो इसमें से तमाम आपकी जो विश लिस्ट है वो पूरी हो सकेगी। हमारे साथ में राजेंद्र खंडेलवाल जी भी हैं, मौजूद हैं, कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। क्या कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस है जीएसटी को लेकर के? डिलीवरेशंस आपने सुनी, उसके बाद आपने ये भी सुना कि किस तरह की विश लिस्ट है। कलकत्ता के लोगों के लिए भी कुछ स्पेसिफिक आपने सोचा है?
देखिए, मैं कलकत्ता की बात तो बाद में करूंगा। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि हमारे जो किसान परेशान हैं, किसान गांव में परेशान हैं, उनको आपके टैक्स, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, जीएसटी से कोई मतलब नहीं है। बेचारा साल भर आकाश की तरफ आंखें फैलाए बैठा रहता है कि भैया हमारी फसल कैसे ढंग से हो। वो परेशान है। उसके लिए आप सॉइल कार्ड की बात कर रहे हो, उसके आप इंश्योरेंस कवरेज की बात कर रहे हो, उसको कैसे सपोर्ट मिले, सबसे पहले उसकी आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसान हमारा दुखी है, हमारा अन्नदाता अगर सुखी नहीं है, तो हमारी जनता, हमारा देश कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे युवा साथी बैठे हैं जी, वो हमेशा हमसे पूछते हैं, ये आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, टैक्स, रेवेन्यू, ये वो, जीएसटी, भैया हमें नौकरी कौन देगा? हम पढ़ना लिखना चाहते हैं, हमारे एजुकेशन सपोर्ट कौन करेगा? हमारे लिए आप बोलते हो आप सिर्फ हम एजुकेशन फीस देंगे, हमारे जो आज कंप्यूटर खरीदने पड़ते हैं, हमें लैपटॉप खरीदने पड़ते हैं, हमें और सारी चीज़ें हैं, इनका सपोर्ट हमें कहाँ मिल पाता है? आज बच्चा मेहनत करके पास कर लेता है और एजुकेशन लोन के लिए बैंक की दर्द ठोकरे खाता फिरता है, ढंग से बैंक वाले बात नहीं करते उससे। वक्त आ गया है, आपको युवाओं की आवाज़ को पहचानना पड़ेगा ताकि वो अपनी शिक्षा कंप्लीट करे, सिर ऊंचा करके उसे रोजगार मिले, वो स्वरोजगार करे, काम करे, उसके बारे में आपको पूरे नए तरीके से सोचना पड़ेगा। आज हमारा देश युवा देश है, 65% जनता जो हमारी ये युवा है, उसके लिए आपको नए से सोचना पड़ेगा। यही दूसरी बात, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको स्मॉल सेविंग्स में उनके इंटरेस्ट दरें कम होती जा रही हैं। आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि भाई आज जो उसने मेहनत से कमाया है, वो अपनी रेनी डेज के लिए, अपने तकलीफ के दिनों में कुछ बचाना चाहता है, तो उसके ब्याज के दरों के लिए या और कोई रास्ता निकाला जाए ताकि उसके रिटायरमेंट के प्लान्स सही हों। आप कहते हो भैया डिजिटल पेमेंट्स करो, स्वैप करो, यूपीआई कार्ड लो, भीम कार्ड लो, भैया हमारा युवा सोचता है भैया कार्ड तो आपसे ले लेंगे, लेकिन वो आपसे चार्ज क्यों काट रहे हैं हमारा? आप कैश रखना नहीं चाहता, कोई भी हमारा साथी कैश कैरी करना नहीं चाहता आज की तारीख में। हम कार्ड यूज करना चाहते हैं। हम कार्ड लेंगे तो कार्ड का चार्ज करते हो आप, हम कार्ड यूज करेंगे तो वो व्यापारी चार्ज करता है हमें। इसका आपको कहीं ना कहीं जाके अगर सचमुच आप प्रमोट करना चाहते हो तो उसकी ब्याज दरों में कम करना चाहिए या 2, 2.5, 3 हज़ार तक उसका भी बिल्कुल उठा देना चाहिए उसको। और दूसरी बात, हमारे जिस तरह से आज अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, मैं कहता हूं व्हाई नॉट इंडिया फर्स्ट। मेक इन इंडिया की बात होती है, डिजिटल इंडिया की बात होती है। टाइम आ गया है कि हमारे युवाओं को हमारे देश में अगर बुलाना चाहते हो आप, आज सारी दुनिया में हमारे युवा छाए हुए हैं, हर इंडस्ट्री में छाए हुए हैं, उनको अगर इस देश में लाना है, उनके साथ आपको चलना है कदम मिला के, आपको उनको यहाँ पर सही सुविधाएं देनी पड़ेंगी, सही स्वरोजगार के अवसर देने पड़ेंगे, तभी जाके आप बजट की जो महत्ता है उसको कर पाइएगा। जो नौकरी पेशा वाला आदमी, जो मिडिल क्लास बेचारा है, मध्यम वर्ग का इंसान जो है, वो 10 घंटा 8 घंटा मेहनत करके एक नौकरी करता है, उसके पैसे तो डायरेक्ट कट जाते हैं, उसे किसी जीएसटी से, आपके इनकम टैक्स से मतलब नहीं है। वो बेचारा मुंह की तरफ देखता है, भैया हमारे घर की रोजी रोटी, हमारे घर की जो दाल रोटी वो कैसे चलेगी? आपको सोचना पड़ेगा कि एक आम इंसान, सच्चा इंसान जो अपना माथा ऊंचा करके, सिर ऊंचा करके बचना चाहता है, उसके लिए उसका संसार, उसके बच्चे कैसे पढ़ें, वो इज्जत से कैसे जी सके, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए आपने कुछ योजनाएं सोची हैं कि आपकी तरफ से क्या उम्मीदें हैं? आपको क्या लग रहा है कि इनके लिए क्या क्या स्पेसिफिक चीजें लेकर आएंगे? मैं सबसे पहले कहूंगा कि आप किसान के बारे में सोचिए कि आज किसान अपनी फसल लगाता है, अगर उसे कुछ नुकसान हो गया तो उसे उसके बुरे दिनों में वो कैसे उसको सहायता मिलेगी? उसका गांव का जो उसका जहां से वो सूद में पैसे लेता है, 10-10 रुपए का बीज, क्योंकि ये जो फसल बीमा योजना है, ये जो इसकी तरह की जो ढेर सारी और जो स्कीम्स हैं, वो उनको फुलफिल करने के लिए, बुरा ना माने, मैं ये कह रहा हूं सरकार की आप नहीं सरकार की बात और पॉलिटिकल भाषणबाजी की बात ही नहीं हो रही है। बात इस बात की हो रही है कि आपको क्या लग रहा है कि उसमें और क्या, किस चीज से, कैसे उसको और बेहतर बताया जाए, स्पेसिफिकली आप बताइए। मैं कह रहा हूं इस सरकार की नीयत में कहीं खोट नहीं है जी। आप सही दिशा में सोचते हो, आपके माननीय वित्त मंत्री जी, आपके माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके कृषि मंत्री जी, लेकिन बेचारा गांव का किसान मुंह ताए देखता है, उसे काम आने वाला है, उसका गांव का पंच जी, उसका सरपंच उससे ढंग से बात नहीं करता,
उसकी बात सुनता नहीं। आपकी रेटिविज्म, ये बाबू जो हैं ये हमारे देश की जड़ें खोद रहे हैं, जड़ों में वो विष डाल रहे हैं। जब तक ये बाबूगिरी ठीक नहीं होगी हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल, तो इसके लिए बाबूगिरी ठीक करने के लिए, रेटिविज्म ठीक करने के लिए जो रेड कार्पेट वेलकम की बात कही है प्रधानमंत्री ने, उससे एक कदम और आगे बढ़कर अगर आपकी बात कही जाए कि जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही है चीजों में, चीजों को ऑनलाइन किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं उसका हल होगा। फिलहाल इस सवाल का भी जवाब हम अग्निहोत्री साहब से लेंगे, लेकिन उससे पहले CII के हमारे प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए शुभम खेतान साहब, आप को क्या लगता है, आप एक टैक्स कंसल्टेंट भी हैं, GST के बाद का ये बजट है, क्या उम्मीदें हैं आपको? सबसे पहले तो हमारी बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। हम आते हैं सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। बैंकिंग सेक्टर आज के डेट पर स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि बहुत सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, बैड लोन्स हैं, जिसके वजह से हमारी बैंक्स जिनको डिजर्व करती है उनको लोन दे नहीं पाती है, और हर साल गवर्नमेंट को रिकैपिटलाइजेशन करने के लिए बहुत खर्चे करने पड़ते हैं। इसके लिए हम एक्सपेक्ट करें कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन का मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर अनाउंस करेगी, जिससे उनका जो शेयर है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में वो घटकर 51% और लॉन्ग टर्म में शायद 33% तक भी आ जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। प्राइवेटाइजेशन होने से बैंक्स में और कॉस्ट स्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट आएंगी, इनएफिशिएंसीज दूर होंगी। तो ये हमारा बैंकिंग सेक्टर को लेकर सबसे बड़ा उम्मीद है। दूसरा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हमें पब्लिक और यानी गवर्नमेंट को और कॉर्पोरेट सेक्टर दोनों को साथ में लेकर चलना होगा। उसके लेकर जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं गवर्नमेंट के, जो आज तक पड़े हुए हैं, जो आज तक मॉडिफाई नहीं हुए, वो आर्बिट्रेशन में जा रहे हैं, वो आज के डेट पे जिसके ऊपर डिस्प्यूट्स अराइज हो रही हैं, उसके ऊपर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए। वो रेगुलेटरी अथॉरिटी उस पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को देखे, उस कॉन्ट्रैक्ट्स को समझे और देखे कहाँ कहाँ प्राइवेट सेक्टर के साथ रीनेगोशिएट कर सके, और उस कॉन्ट्रैक्ट को जहाँ मॉडिफाई करना हो मॉडिफाई कर सके। और एक खास करके जो वेस्ट बंगाल में भी और अन्य जगह भी असुविधाएं आती है वो लैंड को लेकर आती हैं। पब्लिक एंटिटीज के पास लैंड बहुत पड़ी रहती है और प्राइवेट सेक्टर जिनको बिजनेस करनी है उनके पास लैंड की प्रॉब्लम्स आती है, जो एक स्कैर्स रिसोर्स है। उसको लेकर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद लैंड के लिए वो एक डेवलपमेंट बैंक बनाए, एक कॉरपोरेशन बनाए, जिससे हम देख सके कि कौन कौन सी लैंड है जो प्राइवेट सेक्टर को अवेलेबल है, जो प्राइवेट सेक्टर शायद जिनका ऑक्शन करके या कोई भी रीजन से उसको अक्वायर कर सके, उन सबको ले सके, जो आज के रेट पे नहीं हो रहा। तो जो स्कैर्सिटी की वजह से बिजनेस हमारा मार खा रहा है, जो हमारा रोजगार मार खा रहा है, जिसके वजह से जॉब्स क्रिएशन में थोड़ी बहुत असुविधाएं आ रही है, वो शायद इस पर्टिकुलर स्टेप से कुछ हद तक सॉल्व हो जाए। एक पर्टिकुलर बात जो पहले की जा चुकी है डिजिटल इकोनॉमी की, कि हम बात करें डिजिटल इकोनॉमी की, चाहे हमारा कैश इकोनॉमी कम से कम प्रॉस्पर करे, हम चाहें कि हमारा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के रूप में ट्रांजैक्शंस बढ़ती रहे। इसके लिए हम एक प्रपोजल सोच रहे थे कि एक कैश ट्रांजैक्शन टैक्स यदि इंट्रोड्यूस कर दिया जाए अबव अ सर्टेन कैटेगरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस, यानी अगर आप मान लेते 10,000 या 15,000 रुपए के ऊपर कैश ट्रांजैक्शंस करते हो तो उसके ऊपर एक कैश ट्रांजैक्शन लिमिट लगा दिया जाए। जिस तरह से आज डेबिट कार्ड पे अपना टैक्स लगता है, उसके बजाय अपना कैश के ऊपर टैक्स लगे तो अपना डिजिटल इकोनॉमी बहुत हद तक आगे बढ़ सकता है। तो मोस्टली मेरी यही उम्मीदें हैं। और अगर आप बात करो एग्रीकल्चरल सेक्टर, जो अभी हम बात कर चुके हैं थोड़ी बहुत, तो एक साइंटिफिक फार्मिंग जो अपने को सुनने में आ रहा है काफी दिन से, अगर हम कॉर्पोरेट्स को ये लैंड दे जिससे वो अपनी साइंटिफिकली अपने फसल को उगा सके, जो लीजिंग करें फार्मर्स, तो फार्मर्स की भी इनकम बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, उससे रोजगार बढ़ेंगे, लोगों के पास जो फसल है वो कम पैसे में आएगी, इन्फ्लेशन अपना कंट्रोल में आएगा। तो ये साइंटिफिक फार्मिंग जो एक स्टेप है जिसके ऊपर हम सोच सकते हैं कि हम कदम उठा सकते हैं, गवर्नमेंट से मेरी एक ये भी उम्मीद है जी। और बाकी GST को लेकर मेरी एक सबसे बड़ी उम्मीद है कि जो रियल एस्टेट हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ये जो सेक्टर है जो बहुत हद तक कंट्रीब्यूट करता है हमारी इकोनॉमी की तरफ, वो जो बाहर है आज के डेट पे उसको जल्द से जल्द इंक्लूड किया जाए। तो मोस्टली मेरी यही उम्मीदें हैं GST के बिल्कुल। तो जिस तरह से देखा कि शुभम ने ढेर सारी उम्मीदें बताई हैं, इससे पहले राजेंद्र खंडेलवाल साहब ने काफ़ी आक्रोश में कहीं ना कहीं, मुझे आपका जो डिलिब्रेशन था वो पॉलिटिकल भाषण की तरह ज़्यादा लग रहा था, एक इश्यू सेंट्रिक होने के बजाय, लेकिन आपकी नहीं बिल्कुल ठीक है। जो आपकी बात है, अगर कहा जाए जिस तरह से कि अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ रही है, FDI अपने चरम पर है, सेंसेक्स नए प्रतिमान गढ़ रहा है, मूडीज की रेटिंग जो है वो बहुत हाई है। अग्निहोत्री साहब, बावजूद उसके जो खंडेलवाल साहब का कहना है कि आखिर किस तरह से ये आम आदमी को इसका लाभ मिले। देखिए निखिल जी, हम खंडेलवाल जी को बोलना चाहेंगे कि हमारे स्टैटिक्स जो पिछले
बजट से अभी तक आ रहे हैं उनको अगर हम लोग गौर से देखें तो हमें पता चलेगा कि नाबार्ड को पिछले बार 40,000 करोड़ का हम लोगों ने ये बरात किया था कि ये 40,000 करोड़ सिर्फ किसान क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में जहाँ पे जो असुविधाएं हो रही हैं ये लोन के तहत उनको मुहैया कराने के लिए। आपको हम बता दें कि ये मनरेगा के तहत 3 लाख करोड़ रुपए का जो रुपया एलोकेट किया गया, ये किसान वर्ग ही हैं जो जिस समय खाली रहते हैं उनको वो इस रुपए को वहाँ से अर्न करके, वहाँ से कमा कर अपने क्षेत्र में लगाते हैं। जहाँ तक बात रह गई, अब ये कह रहे हैं कि जहाँ तक फसल की बात है, भारतवर्ष में एक प्रथा चली आ रही है पिछले 60 सालों से। खंडेलवाल जी और बाकी यहाँ भी जो बैठे हुए हैं वो इस बात को मानेंगे कि हमारा ये एक एनेक्स चल रहा है कि हमारे यहाँ ये दुर्नीति ने जो एक अपना घर बना के रखा हुआ है, इसको जड़ से उखाड़ने की जरूरत है, जिसके लिए आप देख रहे हैं कि जिसको बने बलिष्ठ रूप से अभी 1 लाख कंपनियों को जो है स्ट्राइक ऑफ किया गया। ये जो काला धन जिसको ये कंपनी उसके थ्रू घूमती थी, इसको स्ट्राइक ऑफ करने का सिर्फ एकमात्र कारण ये है कि गरीबों को जहां तक उनका जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिलकर किसी वो 1%। पिछले दिनों राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि पीएम जवाब दें कि 1% कैसे चला गया, 73% ये देश का 73% जो पैसा है उनके पास कैसे चला गया। ये बात कांग्रेस जवाब दे कि पिछले 60 सालों से जो गवर्नमेंट चला रहे थे उन्होंने ये व्यवस्था कैसे कायम कर दी जो 1% आदमी के पास में ये 73% पैसा चला गया, जिसको निकालने के लिए नाको चने चबने पड़ रहे हैं। आप देखिए अभी जो परिस्थिति चल रही है, एक पैसा निकल कर आएगा और ये गरीब का पैसा है जो गरीब के घर में पहुंचना चाहिए, पहुंचेगा। जहाँ तक हमारे भारतवर्ष में हमारे अभी आप देखिए पहली बार प्रधानमंत्री जी ने इसे सोचा कि 6,000 रुपया प्रेग्नेंट वुमेन लोगों के लिए उन्होंने एलोकेट किया है। अगर आप देखिएगा कि आने वाले दिन में इस बार 1,84,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का एलोकेशन पिछले बार रखा गया था, जो अभी तक वुमेन्स एंड चिल्ड्रन के रखा गया। सिर्फ ये वुमेन एंड चिल्ड्रन सिर्फ शहरी क्षेत्र में है और गाँव के लिए ऐसा नहीं है, ये पूरा एलोकेशन देख के इसको किया गया। अब हम आपको बता दें कि जहाँ तक हमारे यूथ के लिए है, ये यूथ के लिए अभी तक 5,000 पीजी ये पिछले साल में किया गया था, जिसका अभी तक ये व्यवस्था आ रहा है। 5,000 पीजी की व्यवस्था की जा रही है। 1.5 लाख गाँव को इंटरनेट जो डिजिटल इंडिया का कहा जा रहा है, 1.5 लाख गाँव को ग्राम पंचायत के तहत डिजिटल करने के लिए फ्री डिजिटल करने की व्यवस्था की जा रही है। तो इन सारी व्यवस्थाओं करने के लिए कहीं ना कहीं आप ये जानते हैं कि बिना अर्थ के कुछ भी संभव नहीं है। और खंडेलवाल जी जैसे लोग जो लोग बैठे हुए हैं कॉमर्स में और हमारे जो टिबरीवाल जी लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करके नरेंद्र मोदी जी को दें ताकि इन कामों को हम लोग कर सकें और आने वाले दिन में देश को और आगे बढ़ा सकें। चलिए, तो उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करके जिस तरह से आपने कहा कि वो फंड्स निश्चित तौर पर बढ़े और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जो किसानों के लिए हैं, गरीबों के लिए हैं, मजदूरों के लिए हैं, आम लोगों के लिए हैं, वो आगे बढ़ेगी। इसके बाद हम कलकत्ता की जनता से, यहाँ के युवाओं से, जो प्रखर युवा हमारे साथ में हैं, मेधावी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ उनकी उम्मीदें हैं। लेकिन इससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद भी बजट न्यू इंडिया जारी रहेगा। स्याह रात नहीं लेती है नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। कुछ बेताबी, कुछ बेचैनी, सीने में सुलगता शोला रख, फौलाद की ताकत बाजू में, आंखों में धधकती ज्वाला रख। चलो शपथ लें भारत मां के माथे पे, नई सुबह का, नए पहर का सूरज नया चमकाएंगे, उम्मीदों के पंख लगाकर भारत नया बनाएंगे। आइए हम सब मिलकर शपथ लें, तस्करी का सामान ना खरीदेंगे ना ही बेचेंगे और बिना बिल के कोई सामान घर नहीं लाएंगे। फिकी कैस्केड की मुहिम से जुड़ें और आज ही कैस्केडर बने। पापा जल्दी से आके ना आप भी खाना खा लीजिए। अरे बेटा, 1 महीने के बाद तू तो चली जाएगी नौकरी पर मिट्टी का ध्यान तो मुझे ही रखना है ना। पापा 6 महीने तक ये कहीं नहीं जाएंगी। अरे मगर ऑफिशियली मैटरनिटी लीव तो सिर्फ 3 महीने मिलती है ना। मिलती थी पापा, पर हमने मोदी जी से कह के छुट्टी एक्सटेंड करवा ली है। अरे प्रोग्राम चेंज मिट्टी, हम सोमनाथ 6 महीने के बाद जाएंगे। नहीं मिट्टी,
जब तक तेरे दादाजी घुटनों का ऑपरेशन नहीं करवाते वो कहीं नहीं जाएंगे। देखो पापा, गवर्नमेंट ने वो महंगे महंगे ऑपरेशन के रेट खटाक से काट दिए, तभी तो ऑपरेशन आधे रेट पे होने लगा है। अरे मुहूर्त निकालेंगे आराम से। पापा, ऑपरेशन की डेट तो हमने ले ली है। अरे अब तो तेरा दादा भी दौड़ेगा मिट्टी। बेटा बहू। जी पापा। बेटा आज तेरा पहला दिन है, ये मिट्टी के लिए। ये घुटने के ऑपरेशन से जो बचा है उससे सुकन्या समृद्धि योजना 50,000 डिपॉजिट। थैंक यू पापा। कहीं बूढ़े घुटने फिर से जवान हो चले हैं, तो कहीं बीमार दिल फिर से दुरुस्त हो लिए हैं। तो चलिए इस शक्ति को तरक्की में बदलते हैं, साथ मिलकर नया भारत बनाते हैं। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। ब्रेक के बाद बजट न्यू इंडिया में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और अब हम जाएंगे युवाओं के पास, इनके बीच में, और जानने की कोशिश करेंगे कि इनके आखिर क्या एक्सपेक्टेशंस है। हमारे प्रखर मेधावी ये युवा हैं जो इस रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से ताल्लुक रखते हैं, कलकत्ता शहर से ताल्लुक रखते हैं, और ये इसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आप कुछ सवाल, जी आप बताइए। जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्वतंत्र भारत में 88 बजट्स के बाद ये एक बहुत हॉट एंड हैपनिंग बजट आने वाला है, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसमें जीएसटी इंक्लूड किया गया है। हमारा एक क्वेश्चन सर मिस्टर खैतान आपसे ये है कि ये बताना आपको है कि पॉपुलिस्ट होगा ये जीएसटी वाला बजट या एक रिफॉर्मिस्ट बजट होगा? क्या ये सिर्फ बोलचाल में ही रह जाएगा या फिर आएगा कुछ तड़कता फड़कता हम लोगों को जीता जागता देखने को मिलेगा? बाकी उम्मीदें ये हैं, एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि ऑब्वियसली बहुत फ्लरिश किया जाएगा, ये बहुत फ्लरिश्ड बजट होगा। एक हम सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स कहीं ना कहीं से मिलेगा, चाहे डायरेक्टली मिले चाहे इनडायरेक्टली मिले। अब देखना ये है कि कितने हद तक हम लोगों तक आता है, पहुंच पाता है, या हमसे पहले जो लाइन में खड़े उन तक आकर चला जाता है। चलिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। पहले इसी का जवाब ले लेते हैं कि पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक क्या बजट की जो आशाएं हैं वो पूर्ण कर पाएंगे उन्हें। और जो एक सवाल जिसपे बहुत ज़्यादा डिबेट हो रहा है कि ये नरेंद्र मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये एक पॉपुलिस्ट बजट हो सकता है या फिर रिफॉर्म्स की गति को उसी तरह से जारी रखा जाएगा। आप बताइए। जी, मेरे अनुसार रिफॉर्म्स बजट्स में काफ़ी आ चुके हैं। अभी उन ज़रूरत है कि उन बजट्स के रिफॉर्म्स को कैरी ऑन किया जाए। जहाँ तक जीएसटी की बात आती है, जीएसटी आप देखोगे जीएसटी काउंसिल मीटिंग हर महीने नहीं तो महीने में 2 बार भी मिलती है, जिसमें वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्या क्या रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लाए हैं वो पब्लिक रिएक्शंस को देते हुए लाए हैं। शुरू में बजट के कारण जीएसटी आने की वजह से गवर्नमेंट को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, पब्लिक एट लार्ज को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जो स्वाभाविक सी बात है कि एक नई चीज़ आने के बाद प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। बट गवर्नमेंट का रिएक्शन काफ़ी फास्ट रहा है इस चीज़ों को लेकर, और हम देखते आए हैं कि जीएसटी काउंसिल मीटिंग में उन्होंने रिएक्ट किया है। तो सिमिलरली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग में सजेस्ट की जा चुकी हैं बट आज तक आ नहीं पाई, क्योंकि अगर आप देखोगे जो एक्ट का मॉडिफिकेशन होता है वो जीएसटी काउंसिल मीटिंग के द्वारा नहीं होता, वो होता है पार्लियामेंट के द्वारा। वो पार्लियामेंट के द्वारा मॉडिफिकेशंस तभी हो सकती है जब वो फाइनेंस बिल के द्वारा पेश की जाए। तो इस बार जो फाइनेंस बिल अपना पेश होने वाला है उसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ी बहुत रिफॉर्म्स आए, जैसे कॉम्पोजिशन डीलर है। कॉम्पोजिशन डीलर यानी एक आदमी जो लेट्स से 1 करोड़ रुपए के नीचे कमाता है पूरे साल में, वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज यानी 1% ऑफ मान लेते 80 लाख रुपए टैक्स दे दे, तो उसको जीएसटी में 4 रिटर्न भरने के सिवा और कोई कंप्लायंस नहीं करना। वो बजट के द्वारा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लिमिट शायद 1 से 1.5 करोड़ कर दी जाए, क्योंकि जीएसटी काउंसिल मीटिंग में सजेस्ट किया गया था। उसी तरह से काफी सारे रिफॉर्म्स है। अगर आप देखोगे जीएसटी में किस तरह से वैल्यूएशन हो सकती है, किस तरह से किस वैल्यू पे आप टैक्स दोगे, कब टैक्स दोगे, कौन से स्टेट को टैक्स दोगे, इन सब चीजों को लेकर गवर्नमेंट ने 1 साल में स्टडी किया है, देखा है कि कहां-कहां उनको लगता है कि लोगों को समझने की और आवश्यकता है, वहां पे वो शायद और क्लैरिफिकेशंस दे, शायद और हम लोगों को सुविधाएं दे और हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग बढ़ाए हम लोगों की। जीएसटी लागू होने के बाद सरकार को जो आय
और इनकम उसको घटा हुआ है। सो फॉर वी गॉट द रिपोर्ट। आज तक जो रिपोर्ट है सरकार का जो उम्मीद था जो टोटल नेट इनकम का, आज सरकार का जो कलेक्शन हुआ उसमें एक डेफिशिएंसी है। तो मेरा फिर फर्दर क्वेश्चन टू खैतान, मिस्टर खैतान, कि घटते हुए आय देखने के बाद इज इट पॉसिबल टू मेक ए पॉपुलिस्ट बजट एट ऑल? सर अगर जीएसटी की ओवरऑल बात करें तो जीएसटी ऐसा टैक्स नहीं है कि वो टैक्स रेट बढ़ाने से उसके ऊपर हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। जीएसटी का ऑब्जेक्टिव है जो आम जनता है जो टैक्स से बची हुई थी उनको भी टैक्स लेट में ना लेगा, हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों का टैक्स बेस बढ़ सके। हमारा ये एक फिगर आया था कि शायद 4 गुना बढ़ जाए नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स, तो आप देखेंगे नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस बढ़ती जा रही हैं। आपकी बात जहां तक निकल कर आई है कि रिफॉर्म्स ऑलरेडी चालू हो चुके हैं और जीएसटी के जरिए जिस तरह से सरकार इसको लेकर के आई है वो अभी जारी रहने वाले हैं। और इसके अलावा और कोई सवाल आप लोगों की तरफ से? माय क्वेश्चन इज कि सब बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, पर हम जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के बाद कोई जॉब ढूंढ रहे हैं उन लोगों के लिए जो एप्रोप्रिएट जॉब है वो एक्चुअली इंडिया नहीं दे पा रहा है। एक्चुअली हम दूसरे जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज का है उसका प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कब हम खुद का प्रोजेक्ट में काम करेंगे? दैट इज अ बिगर क्वेश्चन। दैट्स राइट, आई अप्रिशिएट। आप बताना चाहते हैं? मैं बताना चाहूंगा कि आई अप्रिशिएट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का युवा आपसे ये पूछता है भैया आप जीएसटी लो, ईमानदारी से लोग टैक्स देंगे, आप इनकम बढ़ाओ, लेकिन हम जो युवा हैं देश के, हम पढ़ाई लिखाई करके हम आज भी हमारे पास काम जो है हम विदेशों का काम यहाँ बैठ के कर रहे हैं। तो हमारे देश के जो पूंजीपति हैं, व्यवसायी हैं, वो अपना काम कब करेंगे ताकि हम आसान से ये कह सकें कि हम देश का ही काम कर रहे हैं। आप यानी एक मिनट जी, मेरा सोच ये है कि इतना निराश नहीं है हम लोग जी। जब हम लोग बचपन में था पढ़ाई कर लेते थे तब तो इतना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं था, वो टेक्नोलॉजी के लिए हमको अमेरिका जाना पड़ता था। तो जी अभी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, उसमें हमारा हायर एजुकेशन पढ़ाई करने के बाद, खत्म करने के बाद बहुत सारी स्टूडेंट उसमें इन्वॉल्व हुए। बेंगलोर आप जाइए, कलकत्ता, डिफरेंट प्लेस में, उसमें जो हायर एजुकेशन से जो इंस्टीट्यूशन से स्टूडेंट निकल रहा है उसको टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट में काम मिल रहा है, इंडिया में भी मिल रहा है। हमारा जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, हमारा जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हुआ, हम जो स्टूडेंट पहले साइंस बैकग्राउंड विदेश जाते थे, अभी इंडिया बेंगलोर में उसको काम मिल रहा है, श्रीहरिकोटा में उसको काम मिल रहा है। हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट बहुत सारी दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद में चल रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में, उसमें भी काम मिल रहा है। जी बिल्कुल। अग्निहोत्री साहब इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी, इसमें हम जुड़ना चाहेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट आज के दिन में पढ़ के निकल रहे हैं, भारतीय सरकार आज के दिन में स्किल इंडिया के तहत बहुत सारे प्रोग्राम निकाल रही है और इन प्रोग्राम के तहत एक एजुकेशन, हम स्टूडेंट पढ़ के निकले, हमारे पास में विद्या है, लेकिन विद्या के पास अगर आप पूछे कि आप क्या जानते हो तो बोला हमारे पास डिग्री है। आप जानते क्या? बोला हमारे पास में डिग्री है। तीसरा प्रश्न, आप क्या जानते हो? तो हमारे पास में डिग्री है। लेकिन जानने के लिए क्या है? आज अगर हम आपसे कहते हैं कि अगर हम लोग एक प्लम्बर खोजें, अगर आपके घर में अगर प्लम्बर का सुविधा होता है तो आपको 3 दिन लगता है प्लम्बर खोजने में, क्योंकि वो आपको मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि कमी है उसकी, क्योंकि वो स्किल्ड है। और हमारे आगे ये व्यवस्था पिछले सरकारों से नहीं रही थी या छोटे स्तर पर रही थी कि ये लोग ये जो अपने आप को इसको स्पेशलाइज कर लेना है, ये स्पेशलाइज करने के काम में अपने आप को नहीं जोड़ते थे। आज हमारा जो यूथ वर्ग है, ये जो अपने पढ़ाई के साथ में, जैसे हम खुद आपको कहते हैं, बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि कोई टैली वाला जानने वाला हो तो यार दे दो, अब ऑफिस में चाहिए। अब आप खोजते रहो, आपको टैली वाला आदमी नहीं मिलेगा। ग्रेजुएट आपको मिल जाएंगे, बोलेगा, सब कहेगा कि हमारे पास में ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, लेकिन टैली नहीं है। जो हायर सेकेंडरी किया हुआ, अगर वो टैली किया हुआ तो उसको नौकरी मिल जाती है। तो आज के दिन ये जो कॉम्पिटिटिव युग है, इसके साथ में स्किल के साथ में जुड़कर हम युवाओं से ये अपील करेंगे कि आप स्किल के साथ में जुड़िए। हम आपको कहते हैं, दिल्ली में जाते हैं, बड़ा फक्र होता है, वहाँ पे लड़कियां गाड़ी चलाती हैं, एक लड़कियां गाड़ी चला के 25,000 30,000 कमाती हैं। हम लोग पीछे सीट में बैठते हैं, वो सामने सीट में गाड़ी चला रही होती हैं। हम आपको नाम बता सकते हैं उनका और उनसे पूछते हैं, 8-8 जन उनके परिवार में है और एकमात्र वो कमाने वाली, क्योंकि स्किल उसने गाड़ी चलाना इतना अच्छा सीखा है कि वो 5 स्टार होटल में गाड़ी चला रही है। वहाँ से हमारे क्लाइंट कभी आते हैं तो वो गाड़ी बेचते, तो देखते हैं तो बड़ा खुश होता है कि भैया पहले तो सारथी हुआ करते थे हम, आज ये हमारी सारथी है। तो बड़ा खुश होता है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। जैसा कि अभी बता रहे थे विश्वनाथ दा कि हमारे पास इतने सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं, इनके तहत हम इसको इकट्ठा करके पहल बना के हम लोग आगे बढ़े, तो आने वाले दिन में ये जो समस्या चल रही है, इस समस्या का निदान हो सकता है। जो उसका प्रश्न था कि जब हमारे बच्चे उच्चतर माध्यमिक और
ग्रेजुएशन के बाद में एग्ज़ाम देकर जब वेट करते हैं अपने एग्ज़ाम का, अपने रिजल्ट का इंतजार करते हैं, वो पीरियड इनके हाथ में होता है बिटवीन 60 to 90 डेज पीरियड होता है। उस 60 to 90 डेज का ऐसा प्रोग्राम कैप्सूल बना के कि उनको एक स्किल्ड की ट्रेनिंग, अप्रेंटिस एक्ट हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है ऑलरेडी, तो उन बच्चों को मैंडेटरी ये कंपनीज वाले, ये फैक्ट्रीज वाले वहां ले जाके उनको 3 महीने की ऑन फ्लोर, ये अच्छा सजेशन है कि जिस तरह ऑन फ्लोर उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे, उनको पैसे भी मिलेंगे, काम भी सीख जाएंगे, अब इंडस्ट्री रेडी होंगे वो। बिल्कुल, कि जिस तरह से स्किल इंडिया में तमाम तरह की का स्किल सिखाया जाता है, हुनर उनको दिया जाता है, उस तरह से कि जिस दौरान बच्चे अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे होते हैं, उस दौरान भी उनको स्किल किया जा सकता है। और जिस तरह से अग्निहोत्री जी ने कहा कि आप आगे आइए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, स्किल्ड होइए, सिर्फ डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है, डिग्री से एक कदम आगे बढ़ के स्किल्ड होइए और तब स्किल इंडिया के साथ साथ मेक इन इंडिया के सपने को सच सही करिए। निखिल जी, इसमें ऐड कर दे, आज से 27 साल पहले, 28 साल पहले जब हम लोग हायर सेकेंडरी पढ़ के पास हुए थे या माध्यमिक पढ़ के पास हुए थे, तो वो जो समय बीच में रहता था, तो हम लोग सोचते थे कि इस समय में क्या काम करें कि जिसमें क्या है, जिसमें थोड़ा परिवार की मदद हो जाए। तो हम लोग उस समय सोचते थे कि अगर हम लोग क्लास 10 पास किए तो हम लोग 5-4 के स्टूडेंटों को पढ़ा सकते हैं। उस समय ये स्किल वगैरह का उतना चर्चा नहीं था, नेट वगैरह नहीं था। तो हम लोग खुद अपनी बात बता रहे हैं, हमने ट्यूशन पढ़ाए हैं। हमने जब 10 पास किया तो 5-6 को, जब हायर सेकेंडरी किया तो 8-9 को, और जब ग्रेजुएशन किया तो उस समय हम लोग ट्यूशन पढ़ाते थे। तो पढ़ के अपना भी कुछ हेल्प होता था, परिवार का भी हेल्प करते थे, और अपने को कैसे आगे बढ़ाना, और उसी पैसों से आपको बता दें एडवोकेसी हम लोग पढ़ी, कुछ गार्जियन से लिया, कुछ अपना लगाया। तो ये आपको बता दें, आप लोग भी अपना ये रखिए कि अपने आप को आगे बढ़ना है, तब आगे बढ़ सकते हैं। निखिल जी, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें। जैसे हम सजेशंस बना रहे थे एक बजट को लेकर, अगर हम इसको सम अप करने की कोशिश करें तो हमारा ये सजेशन था कि अगर आप टीचर्स को ट्रेनिंग देते हो, जो एक्चुअली देखा जाए टीचिंग प्रोफेशन में कम लोग आना चाहते हैं क्योंकि शायद उस तरह का उनको इंसेंटिव नहीं मिलता आने के लिए, अगर हम उस तरह की बात करते हैं तो हम शायद एक अलग फंड बना सकते हैं, 10,000 करोड़ का फंड बना सकते हैं कि टीचर्स को जो ट्रेन करने वाले लोग हैं उनको एक ज़्यादा इंसेंटिव दिया जाए, टीचर्स को ट्रेनिंग करने के बाद उनको सैलरी देने के माध्यम से उनको एक ज़्यादा सैलरी दी जाए। कोई कंपनी अगर कंट्रीब्यूट करना चाहती है टुवर्ड्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी तो शायद 150% का वेटेड डिडक्शन दिया जाए अगर वो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में कंट्रीब्यूट करती है तो। बिल्कुल, कुछ बच्चों से और सवाल ले लेते हैं, इनकी बात कहीं अधूरी न रह जाए। आप में से कुछ और लोग पूछना चाहते हैं, जी बताइए। सर, इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन द बजट इज बायस टू द कॉर्पोरेट सेक्टर। सो मिस्टर खेतन ने बोला है जो साइंटिफिक फार्मिंग के बारे में, मैं जानना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चरल फील्ड में उसका क्या प्रभाव आपको लगता है कि होगा? बजट जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर को लेकर बायस्ड होता है? कुछ सवाल और भी ले लेते हैं, एक साथ जवाब ले लेंगे। जी बताइए, आप माइक दे दीजिए। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है कि पिछले साल बजट में डिमोनेटाइजेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट हुआ था, तो इस साल क्या कुछ इफेक्ट होगा? अगर हुआ भी तो कौन से सेक्टर्स में हो सकता है? जी जवाब देंगे अग्निहोत्री जी, आप देंगे? देखिए, 2 प्रश्न यहाँ पर आए हैं। एक पहला बात तो इन्होंने जैसा कहा कि ये हमारा बजट जो है वो सिर्फ जो ऊपर के समाज में बैठे लोग हैं उनके लिए ही है, ऐसा नहीं है। हमने अभी तक जितने भी इन लोगों को हमने जो व्यवस्थाएं गिनाई, चाहे वो हमने वुमेन सेक्टर के लिए कहा हो, उनके आज शक्ति केंद्र के लिए कहा हो, आज शक्ति केंद्र के लिए 500 करोड़ रुपया अलग से व्यवस्था की गई है। आज अगर आप देखिएगा 10 लाख करोड़ रुपया का लोन, वो भी 2 मंथ्स वेवर इन स्कीम के साथ में किसानों के लिए किया गया है। तो ये जहाँ तक है, ये बिना स्टैटिक्स देख के बच्चे हैं, इनको ऐसी बातें जो है मैंने सुनाई देती हैं कहीं से, ये कहीं कह रहे होते तो ये इन्होंने ये कह देते हैं। लेकिन हमारा जो स्टैटिक्स जो कह रहा है और जो हमारे आज के दिन में जो फ्लोर पे जो चीज़ें चल रही हैं वो आने वाले दिनों में बिल्कुल भिन्न थी, और आज जो दिन आ रहे हैं उनमें बिल्कुल भिन्न होंगी। और मोनेटाइजेशन का जो सवाल है, डिमोनेटाइजेशन का सवाल, पिछले बार में जो इफेक्ट हुआ था उसके तहत हम लोगों ने काफ़ी, ये आप लोग देख रहे हैं कि रिकवर कर चुकी है। ये जो सिचुएशन जो है काफ़ी रिकवर्ड हो चुका है, और अभी जो है इकोनॉमी जो है वो अच्छे तरफ जा रही है और आने वाले दिन में और अच्छा करेगी। चलिए, तो ये उम्मीद करते हैं कि ये जो बजट है ये ढेर सारे लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। बजट न्यू इंडिया का कार्यक्रम हमारा जारी रहेगा। अभी ढेर सारी बातें इस पर होनी है, कुछ युवाओं के सवाल भी रह गए हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। स्याह रात नहीं लेती है नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। कुछ बेताबी, कुछ बेचैनी,
सीने में सुलगता शोला रख, फौलाद की ताकत बाजू में, आंखों में धधकती ज्वाला रख। चलो शपथ लें भारत मां के माथे पे, नई सुबह का, नए पहर का सूरज नया चमकाएंगे, उम्मीदों के पंख लगाकर भारत नया बनाएंगे। आइए हम सब मिलकर शपथ लें, तस्करी का सामान ना खरीदेंगे ना ही बेचेंगे, और बिना बिल के कोई सामान घर नहीं लाएंगे। फिकी कैस्केड की मुहिम से जुड़ें और आज ही कैस्केडर बने। मेहनत का कहना मान ले, रुकने का ना तू नाम ले। दम दम दम, हे दम दम दम। जिए फर्ज हर सांस में हम, मेहनत की लहराए परचम, चमकाते चले भारत का तारा। हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। एक बंगला बने। बहुत खुश हो, क्या बात है? बताऊंगी, पहले अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड दो ना। क्यों? लॉटरी लग गई है क्या? आपको कैसे पता? मुझे तो इसके आगे का भी पता है। सच? तुम्हें ईमेल आई होगी कि हजारों डॉलर्स की लॉटरी लगी है। हाँ। तुम्हारा इंटरनेट बैंकिंग आईडी और पासवर्ड मांगा होगा ताकि पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में डाल सकें। अंतर्यामी। एकदम बुद्धू। हाँ? ये सब धोखा है, जालसाजी है। कभी ऐसे ईमेल्स या एसएमएस के चक्कर में ना आए। ऐसे ही लाखों ग्रामीण युवाओं की मेहनत ले जा रही है देश को प्रगति की राह पर। आप भी कौशल पंजी द्वारा रजिस्टर कीजिए भारत सरकार की DDU-GKY और RCT योजनाओं में। ग्रामीण विकास मंत्रालय, कुशल भारत, सशक्त भारत। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। भाग भाग, अरे भाग। ओहो, चप्पल नहीं पहनी पकड़ा गया ना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। भारत पोलियो मुक्त है पर दुनिया नहीं। ये वायरस दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है। इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाइए। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 28 जनवरी 2018। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बजट न्यू इंडिया के हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं आने वाले बजट से। हमारे साथ में यहाँ ढेर सारे युवा हैं इस रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से ताल्लुक रखने वाले। आप लोग कुछ सवाल पूछ रहे थे जी। 2017 का जो बजट है उसमें से हम लोग को एक्सपेक्टेशन है कि 2018 में कॉर्पोरेट टैक्स घटेगा, तो कॉर्पोरेट टैक्स घटने से रेवेन्यू बहुत अफेक्टेड होगा। तो इस साल 2018 में ऐसा कौन सा पॉलिसीज आ रहा है बजट में जिसमें से कॉर्पोरेट टैक्स घट भी जाए और रेवेन्यू कलेक्शन में कोई इम्पैक्ट ना हो। जी और सवाल ले लेते, पीछे दे दीजिए भाई जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि ओल्ड एज पेंशन के लिए इस आने वाले बजट में क्या स्कोप, फर्दर स्कोप आ सकता है? जी, एक सवाल उधर से भी है, आप पूछना चाहते हैं जी? सर, मेरा एक क्वेश्चन है, जब भी बजट की बात करते हैं हम लोग तो एक नॉर्मल जो कॉमन पीपल जो कोई भी कंट्री में रहते हैं उनको बजट का एक ही, अगर हम लोग किसी से पूछते हैं कि बजट क्या है तो लोग भाई कि इस बार हम लोग के फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में जाने वाले और हम लोग का इन्फ्लेशन का टैक्स बढ़ेगा, ये जान के रखो, ये इसका नाम है बजट। और हम लोग थोड़ा अगर पढ़ लिख लेते हैं, जैसे हम लोग एजुकेटेड लोग हैं, तो हम लोग जानते हैं इस बार बजट में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सब्सिडी हम लोग का घट जाएगा, है ना। जैसे हम लोग की इस बार की जो सरकार है बहुत सारे टॉयलेट बनवा रहे हैं या बहुत सारे एक्सपेंस करें, तो कुछ ना कुछ एजुकेटेड पर्सन जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस बार बजट में कहीं ना कहीं सब्सिडी घटेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग अगर गैस सब्सिडी की बात करते हैं, हम लोग की इस बार की सरकार ने बहुत जगह गैस सिलेंडर को तो पहुंचा दिया है, लेकिन अब जो लोग सिलेंडर ले चुके थे कि उनको लगता था कि सब्सिडी काफ़ी है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, अब देख रहे हैं कि सब्सिडी फ्लक्चुएट हो रहा है। और इस बार उम्मीद किया जा रहा है कि हो सकता है सरकार इस बार इस तरह की बजट पेश करेगी, कहीं सब्सिडी घटाने दे और कहीं गैस लेकर। तो आपको आशंका है कि कहीं सब्सिडी बढ़ाई या घटाई ना जाए? एक सवाल और भी है जी। मेरा सवाल ये है कि इन्वायरमेंट और हेल्थ एक दूसरे से रिलेटेड है। आज बहुत सारे युवा और बहुत सारे पीपल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इसका खास वजह हो सकता है कि इन्वायरमेंट प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इस बजट में इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या क्या ठोस कदम उठाए गए हैं? जी बिल्कुल ठीक है। तो CII के प्रतिनिधि हमारे शुभम जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, ढेर सारे सवाल है आपके पास। सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉर्पोरेट टैक्स रेट को लेकर। अगर आप देखोगे गवर्नमेंट ने जहां कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम करने की बात की थी, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि वो जो एग्जेम्पशंस आज के डेट पे इतनी सारी आई हुई हैं उनको धीरे धीरे करके कम कर दिया जाएगा। तो अगर आप देखोगे जितने हद तक एग्जेम्पशंस कम होंगी उतने हद तक टैक्स कलेक्शंस बढ़ेगा। तो ये चीज़ें हैंड इन हैंड चलने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट बढ़ गया और कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियल है। ये बेनिफिट सबको दी जाएगी, सबके लिए समान टाइप का टैक्स रेट होगा। उससे हम लोगों को काफ़ी सुविधा रहेगी क्योंकि एक पर्सन से लेकर दूसरे कॉर्पोरेट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं आने वाली। तो ये हमारा सबसे बड़ा टेक है विद रिगार्ड टू कॉर्पोरेट टैक्स रेट। जी, उसके अलावा सब्सिडी को घटाने और बढ़ाने की बात है, ये आशंकाएं हैं। देखिए उनका जो कहना है कि उन्होंने कहा कि LPG सिलेंडर पे हालांकि सब्सिडी बढ़ गई है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 करोड़ परिवारों को, गरीब परिवारों को सिलेंडर पहुंचाया है। लेकिन सच्चाई यही है कि जो गृहिणी घर पर अपना घर चलाती है, जो होम मेकर है, उसकी चिंता यह रहती है भैया आपके पता नहीं बजट में क्या आने वाला, लेकिन मेरी तो रसोई का खर्चा बढ़ने वाला है। जो आपका जो रोजाना का खर्च का आइटम है, जो उसका रसोई का आइटम का है, उस पर आप अपने टैक्सेस को ऐसे मॉडरेट रखिए। देखिए जो नौकरी पेशा वाला आदमी है या जो टैक्स देने वाला आदमी है वो जानता है कि उसे टैक्स देना है, ईमानदारी से दिला है, लेकिन उसकी सुविधाएं भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप
सब्सिडी हमारी यहाँ से बंद करके और अनचाही जगह पे लगा दो उसको। जी, आपका कहना है कि सब्सिडी जो है वो जारी रहनी चाहिए और जो महिलाएं हैं उनका बजट ना गड़बड़ होने पाए इस बजट में। अग्निहोत्री जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो अब खंडेलवाल जी का मेरा नंबर आता है तो खंडेलवाल जी को पहले पूछना पड़ता है कि ये जो सब्सिडी है इसको कहते हैं अनुदान जी, और अनुदान कौन लेते हैं? जिनके पास में क्षमता ना हो उनको लेना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। तो हम तो पहले खंडेलवाल जी से पूछेंगे कि उन्होंने छोड़ा है कि नहीं सब्सिडी? एकदम छोड़ दिया है। तो उनको बधाई बहुत बहुत। और इसीलिए आपको बता दें कि ये जो अनुदान जिन लोगों ने छोड़ा है सब्सिडी उनको मांगनी चाहिए जिनके पास कमाई की क्षमता ना हो, जो नहीं कमा सकते हैं और जिनके पास में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम भैया हमको अगर सरकार नहीं देगी तो मेरा नहीं चलेगा, उनको लेना चाहिए। पहला बात है, आप अपने खुद को ये अपनी जमीर से पूछो कि भैया हम जो लेते हैं हमको क्या लेना चाहिए। ये अगर आपको लगता है कि नहीं आपको नहीं चल सकता, जरूर लीजिए आप। ऐसे ही लोग हैं जिन लोगों ने, महान लोग हैं खंडेलवाल जी जैसे, जिन्होंने, और हमारे जैसे बने कुछ तुच्छ लोग भी हैं जिन लोगों ने चेष्टा किया है। लेकिन हम लोग ये कहेंगे कि भारतवर्ष में और भी लोग आगे आ रहे हैं। हम लोग उस सेक्टर के लिए, उस रूरल भारत के लिए जिसकी घर की जो कन्याएं या औरतें खाना बनाती हैं तो 200 सिगरेट का धुआं एक बार उनके फेफड़े में जाता है, उनके रक्षा के लिए ये व्यवस्था सब्सिडी निकालकर उनको दी जा रही है ताकि आपका मातृ जो स्थान है वो जो है, मातृ जो आपकी जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ हो। जो हम लोग कहते हैं गांव हमारा मजबूत होगा तो शहर अपने आप मजबूत होगा। तो इसलिए गांव को मजबूत करने के लिए ये व्यवस्था गैस के लिए सब्सिडी को धीरे धीरे खत्म करके उनको मजबूत करने के लिए उनके तहत दी जा रही है। ये नहीं कि सरकार अपने झूले में डाल ले रही है या अपने पास रख ले रही है, ये किसी न किसी जगह पहुंचा जा रही है और बड़ी स्वच्छता से पहुंचा जा रही है। 3 करोड़ लोगों के पास में स्पेसिफिक रूप से ये पहुंच चुका है, उनको मिल चुका है। पर्यावरण और हेल्थ को लेकर के एक सवाल है। हेल्थ के लिए आपको बता दें कि हेल्थ के लिए अब आने वाले सरकार ने ये व्यवस्था की हुई है। पिछले बार भी 2 नए एम्स 2 जगह के लिए किया गया था, एक गुजरात के लिए किया गया था और एक स्टेट के लिए किया गया था। ये 2 स्टेट के लिए किया गया था। आने वाले दिन में और भी एम्स आएंगे जहां पे ये फ्री ट्रीटमेंट की व्यवस्था हो। हमारे ये हेल्थ सेक्टर के लिए विशेष व्यवस्था के तहत पिछले बार 54,000 करोड़ का एक प्रावधान रखा गया था जिसके तहत में ये व्यवस्थाएं लाई गई थी। आने वाले दिन में इस हेल्थ सेक्टर के लिए, जैसे ये हम लोग जैसे बता रहे थे इंश्योरेंस के लिए, ये इंश्योरेंस कवरेज के तहत जैसा ताकि और लोगों को लाया जा सके, इसकी भी सोच सरकार के अंदर है। आने वाले दिन में हम लोग आशा करते हैं कि बजट में इसका एक प्रतिफलन होने की व्यवस्था। एक बात ये है, प्रोफेसर साहब, कम्युनिटी हेल्थ के लिए जैसा प्लानिंग होना चाहिए, हमको लगा लास्ट 3-4 बजट में ऐसा प्लानिंग हमको नहीं देखा, हम नहीं देखा बजट में। कम्युनिटी हेल्थ कैसे स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं हम लोग। दूसरा फैमिली हेल्थ उसमें है, पार्ट है। और तीसरा ये है जो हॉस्पिटल हमारा जिला शहर में है, महकुमा शहर में है, उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों को जितना प्लानिंग और रिसोर्स उसमें देना चाहिए, कहाँ वो, उसको तो लक्षण हम लोग देख नहीं। दूसरा बात ये है, बजट में हम लोग ज़्यादातर डेवलपमेंट का बारे में बोल रहा है, लेकिन सोचिए आपको इंटरनल सिक्योरिटी सबसे थ्रेट है हमारे लिए। अब इस तरह के बात में ऐड करना चाहेंगे, आपको मालूम होगा कि आधार बेस्ड अभी सिटीजन्स के लिए ये जो कार्ड इश्यू हो रहे हैं, ये कार्ड उनके हेल्थ के लिए भी इसमें प्रावधान है कि वो अभी तक ठोस कदम तो नहीं उठाया ना, तो इसलिए दूसरा ना ऑलरेडी पिछले बजट में ऑलरेडी डोंट डाइवर्ट मी। द इम्पोर्टेंट थिंग है, हर बजट में हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में, नो इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में हमने बोल रहा था। जो ये जो हमारा जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इसको मॉडर्नाइजेशन के लिए बजट में दिशा रहना चाहिए कि हमारा सिक्योरिटी इज मच मोर इम्पोर्टेंट, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग इज मच मोर इम्पोर्टेंट नाउ इट इज। दूसरा ये है जो हमारा जो सीमा सुरक्षा, उसके जो ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, यानी इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर के जो रक्षा का बजट है उसको भी ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। इस तरह से ढेर सारे उम्मीदें, जो विश लिस्ट है, जो मांगों की फहरिस्त है, चाहे वो हमारे युवाओं की हो और चाहे हमारे यहाँ पर बैठे हुए जो एमिनेंट पैनलिस्ट हैं उनकी भी है, एक ढेर सारी हैं। और इसलिए कहीं ना कहीं अगर ये कहा जाए कि वित्त मंत्री का जो बजट का पिटारा होगा उस पर इन सब की नजर होगी कि इनकी कितनी मांगे जो है उसमें पूरी होती है। जिस तरह से हमारे यहाँ के युवा कह
रहे थे कि पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक बजट की जो आशा की किरण है वो पहुंचनी चाहिए। हम अपने सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद करेंगे। अग्निहोत्री जी आपका धन्यवाद, प्रोफेसर साहब आपका धन्यवाद, शुभम आपका, पवन जी आपका और राजेंद्र खंडेलवाल जी आपका धन्यवाद। और हमारे यहाँ कलकत्ता के जो प्रखर, जो कहना चाहिए युवा हैं, जो मेधावी युवा हैं, जिन्होंने इस रविंद्र भारती विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार। बजट न्यू इंडिया वाज ब्रॉट टू यू बाय फिक्की। कैस्केड की मुहिम से जुड़े और आज ही कैस्केडर बने। सेव इकोनॉमी, सेव एम्प्लॉयमेंट एंड को स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल पेंशन सिस्टम। अब तो खाता खोलो और टैक्स में भी बचत करो।